आइए आज शुरू करते हैं। नाउ लेट अस बिगिंस विद इक्विवेलेंट वेट। अगर आप आईएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, वॉट एवर बी द बोर्ड, अगर 11th का फर्स्ट चैप्टर आप जाओगे तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जब आप जाते हो तो आप उसमें देखते हो आगे जा करके कि कॉन्सेंट्रेशन, बार बार कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट्स, और फिर वो 10 टाइप से फर्दर सब डिवाइड हो जाता है। उसकी जो फर्स्ट यूनिट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को सॉरी अगर डिफाइन करना है तो वहां पर टर्म है इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स तो आप तब निकाल पाओगे जब आपको इक्विवेलेंट वेट मालूम होगा, और ये अपने आप में इक्विवेलेंट वेट निकालने का पूरा रास्ता मैं आज क्लियर करने जा रहा हूं। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करोगे तब ये ज्यादा बेहतर ढंग से आएगा। इक्विवेलेंट वेट के दो कॉन्सेप्ट हैं। एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट मींस द कॉन्सेप्ट विच वॉज इनिशियली यूज्ड, और इनिशियली जब केमिकल रिएक्शंस पे बात करते थे तो रिएक्शन हर एलिमेंट की कराते थे हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन एक फंडामेंटल पार्टिकल था जो सबसे कंबाइन कर रहा था। और तब इक्विवेलेंट वेट क्या? द वेट ऑफ एनी एलिमेंट which combines, और भाई कंबाइन करेगा तो रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट किससे? प्रिंसिपल था ये। अब इसमें बहुत से बातें हैं, अगर मैं इसको लिख दूंगा 1.008 और ऐसी कुछ बातें तो नहीं, मैं साफ साफ बात करता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं। एटॉमिक मास आप ले लो 1 ग्राम ऑफ एच, एटॉमिक फॉर्म 1 ग्राम ऑफ एच। और लास्ट मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने बोला एटॉमिक वेट इन ग्राम, इट इज ग्राम पार्टिकल। तो 1 ग्राम ऑफ एच से जो भी कंबाइन कर जाएगा वो वेट उस एलिमेंट का हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा, दैट इज इक्विवेलेंट वेट कैपिटल ई। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इससे और एलिमेंट कैसे देखे जाएं। आइए शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन। H2O, 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन किससे कंबाइन करेगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन से। तो सेकेंड बन गया 8 ग्राम ऑफ O, फिर एटॉमिक फॉर्म है। तीसरी बात करते हैं H2S, 2 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 1 ग्राम किससे करेगा? कैलकुलेट कर डालो। तो थर्ड बन गया 16 ग्राम ऑफ सल्फर। फिर अपने आप एलिमेंट से कंबाइन करने वाले कंपाउंड बनाते रहो। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, मतलब दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। चार एलिमेंट हो गए। फिफ्थ में आते हैं HBr, 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंस विद 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। फिफ्थ हो गया HI और ले लेते हैं, और उसके बाद इसको दूसरी तरह से देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 127 ग्राम ऑफ आयोडीन, दैट इज 127 ग्राम ऑफ आयोडीन। अब थोड़ा प्रोस्पेक्ट चेंज करते हैं। कंपाउंड आपने देखा AgCl, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर कंबाइंस विथ 35.5 ग्राम ऑफ फ्लोरीन, और ये 35.5 ग्राम ऑफ फ्लोरीन आप देखिए किसके इक्विवेलेंट है? 1 ग्राम हाइड्रोजन के। इसका मतलब
जो लास्ट स्टैंडर्ड वैल्यू बनेगी दैट इज 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। मुद्दा ये है कि ये वेट इनके फिक्स हैं, इनके बेसिस पर और के वेट सब हम काउंट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे तो खेल चेंज होगा। इतना आपके सामने मैं लिख के चुका हूं। अब इसको देखते हैं दूसरी तरह से, इसको यूज कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट मालूम होना एक बात है, उसको यूज कैसे करेंगे इसको देखिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और जैसे कोई कहे Al2O3 कंपाउंड है एल्यूमिना, इसमें एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो बहुत दूर नहीं जाना है। एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम एटॉमिक मास 27 होता है और मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है। इस कंपाउंड के हिसाब से देखिए 2 एल्युमिनियम combines with 3 oxygen means 2 into 27 gram of aluminium combines with 3 into 16 gram of oxygen। और ऑक्सीजन के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूं 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से जो कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। इसका मतलब क्या है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस और रिएक्ट 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अब तो ये छोटा वाला खेल हो गया 1 ग्राम, और अगर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से आप कैलकुलेट कर लो तो मैं समझता हूं कि जो वेट कंबाइन कर रहा होगा वो है 9। तो मींस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इन द कंपाउंड Al2O3 इज 9। यूनिट आप दे सकते हो, अगर 9 ग्राम ले लोगे तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब दूसरी बात, कंपाउंड अगर आपका S ब्लॉक और P ब्लॉक का है एलिमेंट तो वो वेरिएबल वैलेंसी नहीं रखता, लेकिन कंपाउंड अगर D ब्लॉक और F ब्लॉक का है तो वो वेरिएबल वैलेंसी रखता है। और ऐसी सूरत में होशियार रहना है, तब इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं होने वाला। इक्विवेलेंट वेट इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग वेरिएबल वैलेंसी। इसको देख लीजिए, 2 कंपाउंड मैं ले रहा हूं Cu2O CuO, कॉपर इन द +1 स्टेट, कॉपर इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अब दोनों में आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज नॉट गोइंग टू बी अ कांस्टेंट टर्म बिकॉज ऑफ द वेरिएबल वैलेंसी। यहां आप निकालेंगे तो 2 एलिमेंट मतलब 2 एटम्स ऑफ कॉपर कंबाइंड विद 1 ऑक्सीजन, मतलब 2 into 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करा तो 8 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा। मैं समझता हूं आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इतना ही कैलकुलेशन पे आएगा, हाफ हो जाएगी वैल्यू। इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर किसमें, इन केस ऑफ Cu2O दैट इज 63.5। लेकिन ये बात यहां टेढ़ी हो रही है, बदल रही है। 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर now combines with 16 gram of oxygen means यहां पर equivalent weight of copper in CuO 63.5 divided by 2, क्योंकि 8 ग्राम से कंबाइन कराना है। और अब वैल्यू आप देखिए यहां पर 63.5 है, ये 63.5/2। तो इन केस ऑफ वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट अपना इक्विवेलेंट वेट चेंज कर देता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। और अब ऐसी सूरत में इक्विवेलेंट वेट इज नॉट अ कांस्टेंट टर्म, इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू इट्स कॉम्बिनेशन विद अदर। इसको आगे ले चलता हूं। मुद्दा यह एलिमेंट का तो मालूम हो गया कि हम एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए अब कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, और कंपाउंड के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट काम करता है। इट वर्क्स, ये कहता है कि इक्विवेलेंट वेट इज सिंपली द रेशियो ऑफ ग्राम पार्टिकल वेट मैंने अपने पिछले उसमें बोला था दैट इज 1 मोल ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये ग्राम पार्टिकल वेट फिर वही हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड के लिए जा रहे हैं, फॉर कंपाउंड
तो कंपाउंड के पास होगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। इतना आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। फिक्स रेशियो में होते हैं कंपाउंड्स में, एक डेफिनेट रेशियो होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। कंपाउंड को आप सब डिवाइड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, दो अलग अलग व्यूज हैं, उस पर भी मुझे बात नहीं करनी क्योंकि वो फिर बहुत डिटेल में जाएगा। कुल मिला के मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में, दैट इज 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज एन फैक्टर। ये एन फैक्टर हम कहां से लाएंगे? एन फैक्टर, अगर मॉलिक्यूल एसिड है तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। और अब फिर केमिस्ट्री यहां से खेल बदल रहा है। अब तक तो मैथमेटिक्स लग रही थी, अब ये खेल यहां से चेंज हो जाएगा। जब मैं कहूंगा नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, तो यहां पर ये काउंट करना पड़ेगा हमको कि H प्लस कौन बनाएगा, किसके पास एबिलिटी है H प्लस बनवाने की। तो ये इन सब के पास है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है। और ऑल दीज फ्रॉम फ्लोरीन टू सल्फर हैव एबिलिटी ऑफ H प्लस फॉर्मेशन, कार्बन डजंट हैव। जब तक कार्बन को कोई इंफ्लुएंस नहीं करता तब तक कार्बन के पास अपने आप में उतनी एबिलिटी नहीं है कि वो हाइड्रोजन से H प्लस फॉर्म कराए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज, ये वैल्यू केवल 0.2 है। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ची स्टार्टिंग फ्रॉम 4 वैल्यू, और ये वैल्यू सल्फर तक आते आते ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2.2। और ये दोनों हाइड्रोजन भी 2 रखता है, और ये वैल्यू भी आप इसी के इक्वल मान सकते हो, याद करने की कोई जरूरत नहीं, नियरली दोनों सेम ही हैं। और अब जब ये डिफरेंस 0.2 है तो इतनी एबिलिटी नहीं होगी कार्बन के पास। भाई H फर्स्ट फॉर्मेशन मारो, इसको ऐसे समझो, कार्बन से मत समझो, कोई भी एलिमेंट है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन के साथ, शेयरिंग होती, फिर वहां अधिक टर्म आ जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर क्यों? बिकॉज इसको ऐसे देखिएगा, आज मैं बॉन्ड का रास्ता खोले दे रहा हूं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बिटवीन दीज टू, वॉट एवर बी द एलिमेंट। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन शेयर्ड एटम्स। इसका मतलब क्या है? अगर इसको ऐसे बनाएं, एलिमेंट का सिंबल है, ये कोई भी हो सकता है, इसका न्यूक्लियस है ये। अब हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, और इसको इससे एक की शेयरिंग करनी है। ये दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच करने के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पहले ये फ्री था इस पूरे पे रिवॉल्व करने के लिए, बट आफ्टर द शेयरिंग अब ये मीन पाथ फॉलो करेगा, इसी में रिवॉल्व करेगा इन द इंटरैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बोथ, और दैट इज शेयरिंग। लेकिन शेयरिंग में होता यह कि अगर शेयरिंग ईमानदारी की है तो पासिंग ऑफ टाइम मस्ट बी सेम, मतलब जो टाइम हाइड्रोजन को मिले इलेक्ट्रॉन्स का पासिंग, वही पासिंग ऑफ टाइम इस एलिमेंट के पास भी हो। लेकिन अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मींस इट हैव ग्रेटर एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तब खेल बदल जाता है। और खेल कैसे बदलता है? मेरे हाथ के मूवमेंट से समझिएगा, यहां से आएगा बहुत तेज और यहां आएगा तो इससे पास होते होते धीमे धीमे धीमे, और फिर यहां से जाएगा फिर तेज, फिर इससे पास होते होते धीमे, तो कुल मिला के इस एलिमेंट पर पासिंग ऑफ टाइम बढ़ जाएगा। और तब हाइड्रोजन एक शिकायत करने लगेगा कि साहब हल्की बेईमानी हो गई, मींस पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी अराइजेस एंड सच बॉन्ड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
बातें और भी हो सकती हैं यार, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। पोलैरिटी आती है तो क्या होना चाहिए और क्या व्यवस्थाएं, उस पर फिर कभी बात करूंगा। कुल मिला के इतने एलिमेंट्स हैं जिनके पास एबिलिटी है हाइड्रोजन से H+ बनवाने की। इस बात को ले करके अब अगर आगे बढ़ता हूं तो नो डाउट आपसे मेरे में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सब लोग जानते हो HCl तो एक H+ बन सकता है, H2SO4 दो H+ बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो के दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से। इस तरह से आप स्ट्रक्चर अगर आप बनाना जानते हो तो नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आप देख सकते हो। लेकिन फास्फोरस के 3 एसिड्स के बारे में बात कर लूं क्योंकि खेल यहां चेंज हो जाएगा। खेल क्या है? S3PO4 you have 3 hydrogens, S3PO3 you also have 3 hydrogens, S3PO2 you also have 3 hydrogens. स्ट्रक्चर वाइज आप अभी समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फिर मैं नाम भी बता दूंगा। स्ट्रक्चर वाइज अगर आप जाओगे तो ये है स्ट्रक्चर वाइज जाने पे। अगर स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो आप स्ट्रक्चर वाइज देख सकते हो ये तीनों H+ बना देंगे। दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका एन फैक्टर या बेसिसिटी हो जाएगी 3। ये हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्टली अटैच है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना नहीं है कि फास्फोरस H+ बनवा पाए, तो ये नहीं बनाएगा। अब कौन से दो बनाएंगे? केवल ये दो। इसका मतलब यहां पर बेसिसिटी या एन फैक्टर 2 है। ये है फास्फोरस एसिड और दैट इज S3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड के ये दोनों H+ नहीं बना सकते, केवल अकेला। खेल चेंज हो गया, एन फैक्टर 1। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मूला इज नॉट द गारंटी ऑफ द एन फैक्टर। द ओनली गारंटी इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड दोज आर ऑल्सो रिटन। अभी मैंने लिख दिए थे आपके पास। तो ऐसी सूरत में स्ट्रक्चर वाइज आप देख सकते हो कि नो डाउट ऑल हैव 3 हाइड्रोजन्स बट बेसिसिटी इज देयर इज नाउ 3, 2 एंड 1। तो इसका एन फैक्टर आप 1 से ही निकालोगे और इसका एन फैक्टर 1 ही है। और इस बेस पर आपको एसिड देखने हैं। जहां तक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स की बात है जिन्हें आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी H+ फॉर्मेशन होता है। तो उसके पीछे का कारण है, रीजन है ये ऑक्सीजन से अटैच होना। और दूसरा रीजन है, ऐसा नहीं है कि और कोई दूसरा रीजन नहीं है। दूसरा रीजन है जब ऐसा हो जाएगा तो खेल क्या होगा। दूसरा रीजन है ऐसा हो करके इसे बहुत अच्छा महसूस होता है। ये कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस। और जब ये खेल शुरू हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है और स्टेबल हो करके ये बेहतर स्थिति में पहुंचता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो हैव एबिलिटी टू डोनेट H+। लेकिन क्या एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है तो एक ही H+ मिल पाएगा उससे। इससे अटैच कार्बन या इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन से अटैच या कार्बन से अटैच कोई भी H+ नहीं बना सकता। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ COOH ग्रुप प्रेजेंट इन द एसिड। और वो एसिड कौन सा? ऑर्गेनिक एसिड। तो इस बेसिस पर आप एन फैक्टर निकालोगे। ये तो एसिड का हो गया। बात आएगी कि बेसिस के लिए क्या होगा। बेसिस के लिए कैसे कैलकुलेट करें? देखिए साहब, पहली बात तो ये बेस और एल्कली में डिफरेंस क्या है। ऑल द बेसेस आर नॉट एल्कली बट ऑल द एल्कलीज आर बेसेस। क्यों? क्योंकि जब बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो एल्कली बनाता है। बेस का सीधा सा कॉन्सेप्ट है O-2 डोनर आर बेसेस। अगर बेस की सही डेफिनेशन देनी है तो O-2 डोनर्स आर बेसेस। पूरी केमिस्ट्री में जो भी O-2 डोनर है वो बेस है।
Cu2O, CuO, ये दोनों बेस हैं, लेकिन अगर ये वाटर में घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, तब तो एल्कली में बदल जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो एल्कली में नहीं बदलेंगे। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपको बहुत से मालूम भी होंगे, टेक्स्ट में भी हैं, उसके डील में नहीं आते। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ केवल बेस और एल्कली के केस में। तो मैं आपके लिए एल्कली के लिए अगर आपको एन फैक्टर देखना है तो उसके लिए कुछ नहीं देखना है। फर्स्ट ए ग्रुप, पुराने से नया सिस्टम जो आपका है पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका ग्रुप नंबर फर्स्ट। हाइड्रोजन हटा रहा हूं, कोई मतलब नहीं है, लिथियम सोडियम वाला पूरी फैमिली। लिखने को मैं पूरा लिख देता हूं, ऐसा नहीं कि मुझे कोई दिक्कत है। पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के पास आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, और ये सब LiOH, NaOH, KOH, क्योंकि एक ही वैलेंसी है। सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ए या सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, दो वैलेंसी के कारण ये सब के सब क्या बनाएंगे, OH होल ट्वाइस। तो ये थर्ड में भी आ सकते हो आप, बिल्कुल आओ, थर्ड ए, लेकिन ये ग्रुप नंबर 13 बनेगा, 13th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, और आपको राइट हैंड सिचुएशन में मिलेगा बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ये सब OH होल थ्राइस। तो इसका मतलब द एल्कली कम्स फ्रॉम फर्स्ट ए ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप हैव एबिलिटी टू डोनेट 1 OH माइनस, मीन्स N फैक्टर 1। ये लोग 2 OH माइनस डोनेट करेंगे, N फैक्टर 2, और इसी तरह से इनके लिए बोल सकते हैं N फैक्टर 3, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब। तो N फैक्टर डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली द नंबर ऑफ OH प्रोड्यूस्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कली। अब मुद्दा यह है, मैंने देखो यहां पर कहीं निगेटिव साइन नहीं दिखाया, उसको भी दिखाने से पहले मैं बता दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बात पे तवज्जो दोगे, क्योंकि आप टाइपराइटर नहीं हो, यू हैव अ हैंड। प्लीज आप OH अगर अपने हाथ से लिख रहे हो तो ऐसे लिखने का गुनाह मत करो। अगर आप OH लिख रहे हो तो आप बताओ कि निगेटिव कौन है, और वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन डजंट हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर। ये एबिलिटी उसके पास तभी आएगी जब उसको किसी मेटल से जोड़ दोगे। अब मेटल के साथ जब बॉन्डिंग करेगा, मेटल हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो मेटल जब डोनेट कर देगा तो Na+ बनाएगा। नाउ हाइड्रोजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म H- आयन, दैट इज हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड बनाता है हाइड्रोजन, लेकिन केवल उनके साथ बनाता है जो जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देने पे आमादा हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वो तो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कभी इलेक्ट्रॉन देकर के माइनस नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर इसलिए आप बुक में लिखा होता है, बुक में तो प्रिंटर है, इस तरह से लिख देते हैं, ठीक। आप O पे माइनस लगाओ, खैर आपकी मर्जी, आप लगाओ ना लगाओ, मैं दुनिया सुधारने नहीं आया हूं। आप सुधरोगे नहीं, मैं सुधारूंगा भी नहीं, मेरे पास और भी काम है, उसको देखा जाए। तो कुल मिला के एल्कली हो गए। अब मुद्दा ये हो गया, एसिड जब बेस से रिएक्ट करता या एल्कली से रिएक्ट करता तो क्या बनता, सॉल्ट बनता, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वाटर बनता। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर है, एक्सोथर्मिक होती है, और भी बातें हैं। कुल मिला के सॉल्ट के लिए क्या, सॉल्ट को कुछ नहीं करना, सॉल्ट को आयनाइज कर दो, क्योंकि सॉल्ट में एक पार्ट मेटल का होगा, दूसरा पार्ट नॉन मेटल का होगा। देखिए HCl, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, NaOH, बेस बनाते हैं मेटल्स और एसिड बनाते हैं नॉन मेटल्स, तो सॉल्ट जो बनेगा वो क्या है, NaCl, जिसमें एक पार्ट मेटल से आया है और एक पार्ट नॉन मेटल से आया है। और सॉल्ट को आप जब आयनाइज कर दोगे तो चार्ज आपको N फैक्टर डिसाइड कर देगा। चार्ज इज N फैक्टर, चार्ज की मैग्नीट्यूड देखनी है, पॉजिटिव नेगेटिविटी नहीं देखनी है। मतलब क्या, यहां पर तो N फैक्टर 1 है, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव N फैक्टर 1, तो वैल्यू ना +1 ना -1, जैसे Na2SO4, तो चार्ज पॉजिटिव यहां पर
प्लस का 2 और निगेटिव माइनस का 2, तो एन फैक्टर 2। यहां पर चार्ज फॉस्फेट आयन प्लस का 3 या माइनस का 3, तो एन फैक्टर 3। इसके अलावा ये तो 3 बातें हो गई, एसिड हो गया, एल्कली हो गया। सॉल्ट के लिए आप चार्ज से डिसाइड कर सकते हो, एन फैक्टर इक्वल टू चार्ज। चौथी बात जो है वो है कि अगर कभी रिएक्शन लिखी हुई हो और किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ कंपाउंड हो जाएगा तब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसको भी देख लो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बैलेंस लिख नहीं रहा हूं, लिख दूंगा, चलो भाई। टू मल्टीप्लाई मार दो, इसको भी बैलेंस कर दो। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकलेगा और यहां पर निकलेगा +2। तो अगर आप FeCl3 के लिए देखने जाओगे इक्विवेलेंट वेट, तो चेंज जो है वो 1 से ऑब्जर्व हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 1। और SnCl2 के लिए देखने जाओगे तो फिर चेंज आपको दिख रहा है, क्योंकि यहां Sn+2 है और यहां पर Sn+4 है, तो चेंज है 2। तो इन केसेस में जहां आपको केमिकल रिएक्शन गिवन है, प्रोवाइडेड है, ऐसे केस में आप नो डाउट आप चेंज से ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका इक्विवेलेंट वेट बदल जाता है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं केमिस्ट्री के, KMnO4। ये एसिडिक मीडियम में भी रिएक्ट करता है, बेसिक या अल्कलाइन मीडियम में भी रिएक्ट करता है, न्यूट्रल मीडियम में भी रिएक्ट करता है, और तीनों में इसकी व्यवस्थाएं अलग हैं। अगर एसिडिक में है, एसिडिक मीडियम में, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इस पर और ज्ञान नहीं देना। मैं इतना कह रहा हूं, याद रख लो, कसम खा लो, Mn+2 बनाता है +7 से +2, तो चेंज आपको मिलेगा एसिडिक मीडियम में 5 का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज m/5। अगर एल्कलाइन मीडियम है तो KMnO4 में Mn का चेंज आपको मिलेगा, ये बनाएगा Mn+4 और चेंज आपको मिलेगा 3 का। तो इक्विवेलेंट वेट एल्कलाइन मीडियम में m/3, और यही न्यूट्रल में भी होता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को ऐसे ना लेकर के, आप ऐसे समझो, और न्यूट्रल में भी सेम वैल्यू है। और फिर वही चेंज 3 का मिलेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है कि किस तरह से आप चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और ये केवल एसिडिक मीडियम में ही रिएक्ट करता है, अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट नहीं करता, और क्रोमियम +3 बनाता है। क्रोमियम बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 क्रोमियम 12 निकल जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि जितने लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स है उतना ही चेंज राइट हैंड साइड में देखना है, तो ये +6 हो जाएगा और चेंज आपको मिल जाएगा 6 का। मतलब एन फैक्टर आपका 6 है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 केवल एक ही मीडियम है एसिडिक जिसमें रिएक्ट करता और हो जाएगा m/6। इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात याद आ गई, मैं बता दूं, उसको कहना जरूरी है, ऑक्सैलिक एसिड जैसे है तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, तो यहाँ वाटर आप काउंट करेंगे और इसका इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालेंगे तो क्योंकि 2H+ बन सकते हैं, 2H+ फॉर्मेशन, तो एन फैक्टर 2 है, तो इस वाटर का वेट भी आप काउंट करेंगे। आप सब कुछ कर लीजिएगा यार, ये 63 निकलता है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 126 निकलेगा और उसी बेस पे ही आ जाएगा। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट के बारे में आप सीखो।
इक्विवेलेंट वेट आज पढ़ो, और जब इक्विवेलेंट वेट कंफर्म होता है तो फिर हम पहले टर्म पे जा सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, जो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और उसके बाद नॉर्मेलिटी देखेंगे, मोलैरिटी देखेंगे, मोलैरिटी देखेंगे, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर में देखेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज देखेंगे, पीपीएम स्ट्रेंथ देखेंगे, फॉर्मेलिटी देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन आज आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना टेक्स्ट उठाओ, बुक पे जाओ और इक्विवेलेंट वेट, कंपाउंड देखो, एसिड देखो, बेस देखो, सॉल्ट देखो, तो उसके इक्विवेलेंट वेट को ट्राई करो कि आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो। फर्दर फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।